हाई स्कूल क्लासेस के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको सॉल्व करवाएंगे मॉडल पेपर का सेट बी। जैसा कि आपको पता है पिछले वीडियो में हमने आपको सेट ए का मॉडल पेपर सॉल्व करवाया है। इस वीडियो में सेट बी के कंप्लीट सॉल्यूशन हम आपको अथवा सहित बताएंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि कल के पेपर में आपके सारे क्वेश्चन बन जाएं। ठीक है, पहला प्रश्न आपका है द्रव धातु का नाम बताइए। मतलब ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आपको पता होगा पारा, मरकरी, Hg ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न है सोडियम का रासायनिक प्रतीक। तो सोडियम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? यानी ए से। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। तो यानी ए आपको लिख देना है। अगला प्रश्न है तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई है। तो तंत्रिका तंत्र की जो कार्यात्मक इकाई होती है वो होती है न्यूरॉन। क्या होती है डियर स्टूडेंट? न्यूरॉन होती है। अगला प्रश्न है आप लोग के सामने विस्थापन के परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? देखिए, विस्थापन में जब परिवर्तन होता है उसे हम वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं और वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा वेग। बांध के जल में, देखिए अगला प्रश्न आप लोग के सामने है बांध के जल में कौन सी ऊर्जा होती है? बांध का जल जो होता है स्टेबल रहता है, स्थिर रहता है। तो स्थिति के कारण कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी पर आपको टिक करना है। कौन सी ऊर्जा निहित होती है? स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। चमगादड़ द्वारा उत्सर्जित तरंग होती है कैसी? तो चमगादड़ जो होता है उसके द्वारा जो तरंग उत्सर्जित होती है वो कहलाती है पराध्वनि। ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में आपका पहला प्रश्न है 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का भौतिक अवस्था क्या होती है? तो 25 डिग्री सेल्सियस मतलब कमरे के तापमान। कमरे के तापमान पर जल कैसे अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। तो आपको यहां पर लिखना है द्रव। अगला है बर्फ, जल और जल वाष्प के गुण समान होते हैं। कौन से गुण समान होते हैं? तो आपको लिखना है यहाँ पे रासायनिक गुण समान होते हैं। अगला प्रश्न है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनी संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या अपनी जनक कोशिका से कितनी होती है? तो यहाँ पे आपको लिखना है आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। फिर अगला प्रश्न है कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। तो आपको लिखना है ऊतक। कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट? तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य समान होते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को क्या कहा जाता है? दाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दाब। यहां पे आपको लिखना है दाब कहा जाता है। यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य कितना होगा? शून्य होगा। देखिए कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। तो जब विस्थापन शून्य होगा तो बल गुणित 0 करेंगे तो शून्य ही आएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। किया गया कार्य कितना हो जाएगा? शून्य होगा। अब हम चलते हैं सत्य और असत्य पर। अगला प्रश्न है द्रवों का निश्चित आयतन एवं निश्चित आकार होता है। तो आयतन तो द्रव का निश्चित होता है। जैसे हम पानी ले लिए, पानी को हम जिस बर्तन में रख देंगे उसी आकार का वो हो जाएगा। मतलब आयतन तो निश्चित होता है द्रव का, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। ठीक है, तो यहां पे बोला है आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, जिस वजह से ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण असमान होंगे। ठीक है, तो अभिलाक्षणिक गुण जो है असमान क्यों होंगे? यदि एक ही पदार्थ से लिया गया है तो समान होगी। तो ये स्टेटमेंट भी असत्य हो जाएगा। सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की थी। तो नहीं की थी। ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? असत्य। जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न है विवाद्योतक पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। बिल्कुल सही बात है। द्रव्यमान क्या होती है? उसके जड़त्व की माप होती है। गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी खरीफ की फसल है। तो ये सब किसकी फसल है? रबी की फसल है, खरीफ की फसल नहीं है। तो आपको इसमें क्या लिखना है? असत्य लिखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है आपका द्रव्यमान के एसआई मात्रक। तो द्रव्यमान के एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी से आपको मिला देना है। सोडियम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? यानी ए से, यानी मिला देना है। हाइड्रोजन का समस्थानिक तो क्या होता है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम।
तो ड्यूटेरियम से मिला देना है। कोशिका, ठीक है, तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक से मिला देना है। दूरी मापक यंत्र, दूरी किससे नापी जाती है? तो ओडोमीटर से आपको मिला देना है। अगला प्रश्न है संवेग का यसाई मात्रक, तो क्या हो जाएगा? kg/m² या kg/s। ठीक है, इसके बाद आपके सामने है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है एक ऐसी धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु होती है पारा, उसी को हम क्या बोलते हैं? मरकरी। तो पारा या मरकरी आपका उत्तर हो जाएगा। IUPAC का पूरा नाम, IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो न्यूट्रॉन पर नथिंग, मतलब शून्य आवेश होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? तो आपको लिखना है अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। किसमें? जनन कोशिकाओं में होता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक होता है E के बराबर ½ क्या होता है? ½ दुग्ध उत्पादन में अपार वृद्धि को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं श्वेत क्रांति। क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट? श्वेत क्रांति। ठीक है, अब हम सीधा चलते हैं दो अंक के प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, वाष्पन से आप क्या समझते हो? और निम्नलिखित तापमानों को केल्विन में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, तो पहले आप प्रश्न को देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको आंसर दिखा रहा हूं। तो वाष्पन पे आपको क्या लिखना है? किसी द्रव का उसके क्वथनांक से नीचे तापमान पर स्वतः ही वाष्प में बदलने की घटना क्या कहलाती है? वाष्पन कहलाती है। ठीक है, आपको क्या लिखना है? किसी द्रव का उसके क्वथनांक से नीचे तापमान पर स्वतः ही वाष्प में बदलने की घटना क्या कहलाती है? वाष्पन या वाष्पीकरण कहलाती है। और इसका अथवा वाले प्रश्न का जो उत्तर होगा, अगला प्रश्न आपका था डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए। याद रखिएगा, जब भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो 273 जोड़ा जाएगा, और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो 273 घटाया जाएगा। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो 25 में हम 273 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 298 केल्विन। 373 में हम क्या करेंगे? केल्विन में बदलेंगे तो 273 जोड़ देंगे तो 646 केल्विन आ जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो 100 + 273 मतलब 373 डिग्री हो जाएगा, 373 केल्विन। तो ये प्रश्न डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में आएगा, समांगी मिश्रण का उदाहरण सहित समझाइए, और अथवा में रहेगा निक्षेपण किसे कहते हैं। ठीक है, तो समांगी मिश्रण और निक्षेपण क्या होते हैं मैं आपको बता रहा हूं। तो समांगी मिश्रण में आपको क्या लिखना है? इस प्रकार की मिश्रण का संगठन सदैव एक समान रहता है, जैसे शुद्ध नमक, शुद्ध जल, शुद्ध सोना, चांदी, लोहा, हाइड्रोजन। मतलब उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे सबकी क्वालिटी, सबके गुण एक समान होंगे। ये क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण। और इसके अथवा में था आपका निक्षेपण किसे कहते हैं। तो एक ऊष्मागतिकी प्रक्रिया जिसमें कोई गैस ठंडी होकर सीधा ठोस में बदल जाती है, उसे क्या कहा जाता है? निक्षेपण कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका दोनों उत्तर रहा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका है कोलाइड की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, और इसमें इसके अथवा में है 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट की संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी अगर पोटेशियम नाइट्रेट की विलेयता 62% हो। तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। तो आपका पहला प्रश्न था कोलाइड। तो जब किसी विलयन में विलेय के कण निलंबन की अपेक्षा इतने छोटे होते हैं कि साधारण आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ये प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं, ऐसे विलयन को कोलाइड विलयन कहा जाता है। ठीक है, जैसे दूध, मक्खन, पनीर, जेल, धुआं आदि। और यदि आपसे कोलाइड विलयन के गुण पूछता है, कोलाइड के गुण, तो आपको क्या लिखना है? यह एक विषमांगी विलयन होता है, इनके कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता, ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, इनको आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। तो कोलाइड और कोलाइड के गुण आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। इसके अथवा जो आपका प्रश्न था डियर स्टूडेंट, वो ये था 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने के लिए, तो आपको ऐसे लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला आपका प्रश्न है द्रव्यमान संख्या को उदाहरण सहित समझाइए और निम्नलिखित में तत्वों की परमाणु संख्या एवं परमाणु द्रव्यमान लिखिए। तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है?
और क्लोरीन और सोडियम, ये तो आपसे बन जाएगा परमाणु द्रव्यमान लिखना। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो परमाणु संख्या क्या होती है? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेश अर्थात प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहा जाता है, या इसी को हम परमाणु क्रमांक भी कहते हैं, जिसे Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यदि आपसे पूछ ले द्रव्यमान संख्या, तो किसी परमाणु के केंद्रक में स्थित न्यूक्लियनों अर्थात प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसी को परमाणु भार भी कहते हैं। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। तो ये रहा आपका उत्तर। आपसे पूछा गया था क्लोरीन और सोडियम का परमाणु द्रव्यमान संख्या, तो इनका परमाणु क्रमांक 17 और 11 और परमाणु द्रव्यमान संख्या 35 और 23। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम। तो आपको पता होगा प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रेटियम। ठीक है, इनके संकेत लिखना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के खोजकर्ता, तो इलेक्ट्रॉन का आपको पता है जे थॉम्सन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ई गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। ये आपको लिखना था। इसके अथवा में है, मतलब अगला प्रश्न है जाइलम ऊतक की कार्य लिखिए और रेखित पेशिका नामांकित चित्र बनाइए। तो जाइलम ऊतक के कार्य ये रहे, पानी एवं खनिज लवणों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाना और पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना। ठीक है, इसके अलावा आपका क्या था? रेखित पेशी का नामांकित चित्र। तो तीनों पेशियों का नामांकित चित्र आपके सामने ये रहा, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और कार्डियक पेशी। तो तीनों को देख लीजिए, ये आपके एग्जाम में आएगा। अगला प्रश्न है आपका आरेखित पेशी का वर्णन कीजिए और स्थूल कण ऊतक के कोई 2 कार्य लिखिए। तो आरेखित पेशी का सचित्र वर्णन आपके सामने ये रहा, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, और इसके अथवा में जो था, इसके अथवा में था स्थूल कोण ऊतक या कालीन कायमा के कार्य। तो ये कार्य रहा पौधों को लचीली दृढ़ता प्रदान करना, क्लोरोफिल की उपस्थिति में होने पर प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार करना। तो यह प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है अदिश राशियों की परिभाषा दीजिए, उदाहरण दीजिए और एक समान वृत्तीय गति के कुछ उदाहरण दीजिए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है यदि क्रिया प्रतिक्रिया सदैव बराबर हो तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है और न्यूटन के गति का तृतीय नियम। तो इन दोनों प्रश्नों को मैं आपको बता रहा हूं। तो अदिश राशियां क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं, जैसे दूरी, चाल और घनत्व। इसके अलावा एक समान वृत्तीय गति के कुछ उदाहरण, तो जैसे चंद्रमा एवं पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता हुआ एक उपग्रह, वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता हुआ साइकिल सवार। ठीक है, तो ये रहा आपका उत्तर। प्रश्न आपका यही रहा यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर हो तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी कैसे खींचेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके अथवा में था आपका समान आकार एवं समान आयतन वाले एल्युमिनियम, स्टील एवं कांच से बने हुए तीन ठोस हैं, किसका जड़त्व अधिक होगा। तो ये आपको तैयार कर लेना है। चलते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है घर्षण से कोई 2 हानियां लिखिए और क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय अपने हाथ पीछे खींचता है, क्यों। तो आपके एग्जाम में प्रश्न आता है घर्षण से हानियां। तो घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है जिससे मशीनों के पुर्जे अत्यधिक गर्म होने के कारण जल्दी खराब हो जाते हैं। घर्षण से मशीन की दक्षता कम हो जाती है। घर्षण के कारण मशीन के पुर्जे टूट फूट बहुत तेजी होती है तथा घिसते रहते हैं। ये हो गई हानि। यदि घर्षण से लाभ पूछता है तो आपको ये लिखना है। ठीक है, घर्षण के कारण ही रेलगाड़ी एवं अन्य वाहन चल पाते हैं, वाहनों को ब्रेक लगाकर रोका जाता है। घर्षण के कारण ही हम पृथ्वी पर आसानी से चल सकते हैं। घर्षण बढ़ाने का उपाय पूछ दिया तो आपको ये लिखना है। इसके अथवा में आपका था क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय अपने हाथ पीछे खींचता है, क्यों। तो क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचकर गेंद के संवेग को शून्य करने में अधिक समय प्रदान करने का प्रयास करता है, जिससे कि गेंद को पूरी तरह स्थिर होने के समयांतराल बढ़ जाए ताकि गेंद द्वारा हथेलियों पर लगने वाला बल कम हो जाए और हाथों को चोट ना लगे। अगला प्रश्न है क्या कारण है कि कार पानी पर तैरता है जबकि कील पानी पर डूब जाती है, और गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। इसके बाद है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है और आर्किमिडीज सिद्धांत के कोई 2 अनुप्रयोग। तो इन दोनों प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता रहा हूं। तो पहला उत्तर आपका ये रहा, क्या कारण है कि कार पानी पर तैरता है जबकि कील डूब जाती है। आपको क्या लिखना है, ऐसा उनके घनत्व पर अंतर के कारण होता है। किसी पदार्थ का घनत्व उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। कार का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, अर्थात कार पर पानी का उपप्लावक बल कार के भार से अधिक होता है, इसलिए यह तैरता है। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, अर्थात लोहे की कील
पर पानी का उपप्लावक बल लोहे के कील के ऊपर भार से कम होता है, इसलिए कील पानी में डूब जाती है। ठीक है, इसके अथवा में जो प्रश्न था, अथवा में था आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुप्रयोग। तो आपको लिखना है जलयानों एवं पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में काम आता है। दुग्धमापी जो दूध के किसी नमूने को शुद्धता की जांच करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, ये भी आप याद कर लीजिए, ये भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न आपका था गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के क्या महत्व हैं। तो आपको क्या लिखना है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अनेक ऐसी परिघटनाओं को ही सफलतापूर्वक व्याख्या करता है जो कि असंबद्ध मानी जाती थी। हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। ठीक है, इसके अथवा में आपका प्रश्न था गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। तो जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तब एक त्वरण कार्य करता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न होता है, अतः इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न त्वरण अथवा गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। इसे स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जी का मात्रक वही होता है जो त्वरण का मात्रक होता है, अर्थात मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका आएगा पादप कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए और गाल्जी काय के कार्य लिखिए। तो देखिए इनका उत्तर क्या होगा। तो यदि पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है तो आपको ऐसे बनाना है। ठीक है, और यदि जंतु कोशिका का पूछता है तो आपको ऐसे बनाना है। इसके अथवा वाला जो प्रश्न गाल्जी काय या गाल्जी उपकरण के कार्य, तो लाइसोसोम का निर्माण करना, सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर शर्करा बनाना, यह श्रावण द्वारा कोशिका भित्ति का निर्माण करना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न ऊर्जा संरक्षण का नियम उदाहरण सहित और गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। ठीक है, तो देख लेते हैं इनका उत्तर। तो पहला प्रश्न आपका था ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में केवल परिवर्तन किया जा सकता है, अर्थात ब्रह्मांड की ऊर्जा संरक्षित है। ठीक है, उदाहरण में आप देख सकते हैं। और इसके अथवा में था आपका गतिज ऊर्जा का व्यंजक, मतलब कि ये रहा आपका उत्तर। ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या कहते हैं, इसका व्यंजक क्या होता है, ई के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो आपको कैसे प्रूफ करना है आप ये देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट करना है, एफ बराबर एम ए होता है और डब्ल्यू बराबर एफ एस होता है। ठीक है, गति के तृतीय समीकरण से आपको लगा देने हैं, तो आपका फाइनली उत्तर आ जाएगा गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। अब आपके लॉन्ग आंसर हैं। पहला प्रश्न है आयनिक तथा आणविक यौगिक क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए और निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र बताइए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आपके एग्जाम में आएगा। चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर। तो देखिए यदि आपसे आयनिक यौगिक पूछता है तो ये यौगिक जो जल में घोलने पर अपने आयनों मतलब धन आयन और ऋण आयन में टूट जाते हैं, आयनिक यौगिक कहलाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट। और आणविक यौगिक होते हैं वे यौगिक जो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के परस्पर एक निश्चित अनुपात में जुड़कर बनते हैं तथा जल के घोलने पर आयन विभक्त नहीं होते, आणविक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, और इसके अथवा वाला जो प्रश्न था ये देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड का आपका सूत्र हो जाएगा MgCl2, कैल्शियम क्लोराइड का हो जाएगा CaCl2, कॉपर नाइट्रेट का हो जाएगा CuNO4NO3 और एल्यूमिनियम क्लोराइड का हो जाएगा AlCl3। ठीक है, इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट का हो जाएगा CaCO3। आपको पता है इसके साथ इसकी संयोजकता, इसके साथ इसी संयोजकता। ठीक है, इस नियम से आपका बनता है। मैग्नीशियम का आपका संयोजकता हो गया +2 और क्लोराइड का -1, तो Mg के साथ इसकी संयोजकता, Cl के साथ इसकी MgCl2, इस तरह से आपका बन जाता है। ठीक है, अगला लॉन्ग आंसर है आपका चाल एवं वेग में अंतर स्पष्ट कीजिए और अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के लिए ये। ठीक है, और इसके बाद एक और प्रश्न है, इसको भी देख लीजिए। इन दोनों का सलूशन मैं आपको इकट्ठा दिखा रहा हूँ। ध्वनि के परावर्तन से आप क्या समझते हैं और पराध्वनि के कोई अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर। तो चाल एवं वेग में आपसे अंतर पूछता है तो आपको ऐसे लिखना है, एकांक समय चली गई दूरी चाल, एकांक समय विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग। चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। ठीक है, इसे व्यक्त करने के परिमाण और इसे परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। इसके बाद दो अंतर आपके सामने ये रहे। ठीक है, ये शून्य भी हो सकता है और ये जो होता है ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, इसके अलावा दूरी विस्थापन या आपसे अंतर पूछते हैं तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आपका जो आंकिक प्रश्न था अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के लिए ये रहा, इसका भी आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेके इसको भी क्या कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न ये रहा, ध्वनि तरंगों के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, ध्वनि के परावर्तन के व्यवहारिक उपयोग। तो ये रहा, जब कोई तरंग किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इस घटना को तरंगों का परावर्तन कहते हैं। व्यवहारिक उपयोग में आपको ये लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या बोला था, पराध्वनि के अनुप्रयोग। तो पराध्वनि के अनुप्रयोग ये रहे आपके सामने, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट,
इस तरह से आपका इस मॉडल पेपर के सारे उत्तर कंप्लीट हुए। आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको सेट सी का मॉडल पेपर सॉल्व करवाऊंगा।